हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स विद पूजा वर्मा मैम में। और मैं हूं आपकी पूजा मैम। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हमने पहले दिन पढ़ा प्रकाश क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने परावर्तन के नियम से संबंधित एक न्यूमेरिकल किया। ठीक है। उसके बाद हमने उनकी क्या किया, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा, उनकी स्थितियों के बारे में पढ़ा। ठीक है। और हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में तथा उनके बीच में संबंध में पढ़ा। और कल मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को एक ही पैनल में ट्रिक से बहुत अच्छे से बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए बेटा, उस टॉपिक से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है। इस टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी और जो फाइनल एग्जाम होंगे आपके उसके लिए भी। देखिए, आपको मैंने कल अवतल दर्पण का समझाया था, ऐसी ट्रिक के साथ समझाया था। ठीक है। और उत्तल दर्पण के लिए भी मैंने आपको बहुत ट्रिक के साथ समझाया था। साथ ही हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग भी पढ़े थे। ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दर्पण सूत्र। देखिए, आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा दर्पण सूत्र। अब देखिए बेटा, दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यूज में पूछने वाला क्वेश्चन है कि जो गोलीय दर्पण में दूरियां होती हैं किससे नापी जाती हैं। बच्चे तो बोल देंगे कि उसको किसी ना किसी तरीके से मुख्य अक्ष से नापेंगे, कैसे भी नापेंगे, बट नहीं, उसको सभी दूरियों को आप किससे नापते हैं, ध्रुव से, यानी किससे नापते हैं, पोल से, जिसको हम पी से डिराइव करते हैं। ठीक है। अगला देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम यू लेते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को वी लेते हैं, तो मुख्य फोकस बिंदु को एफ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दर्पण सूत्र का, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड आपका एक ना एक न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। जैसे देखिए, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए एक ही सूत्र होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर चाहे अवतल दर्पण हो। दोनों दर्पणों के लिए सूत्र ये क्या होता है, सेम ही होता है। बट एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो सूत्र दे देंगे, सूत्र किसका है, उत्तल का है, अवतल का है, गोलीय का है, समतल का है। तो ये क्या है, ये अवतल और उत्तल दोनों के लिए सेटिस्फाइड है, दोनों को सिद्ध करता है। ठीक है। ये दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए एक ही सूत्र होता है। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव कहाँ से आती हैं, बाईं ओर से। अब देखिए, जैसे दर्पण है, ये दर्पण चाहे ये ले लेंगे चाहे आप ये ले लेंगे, किरणें कहाँ से आएंगी, ये मुख्य अक्ष बनेगा, किरणें हमेशा यहाँ से आएंगी, यहाँ पे होगा तो भी, यहाँ से जाएगा तो भी, बाईं ओर से आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, आप इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला आता है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कैसे नापी जाती है, देखिए, ध्रुव से नापी जाती है ना, किससे नापी जाती है, मुख्य अक्ष के साथ नापी, ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ। देखिए, यहाँ पे ध्रुव क्या हो गया होगा, हमारा पी हो गया, यहाँ का पी और ये यहाँ का पी, तो इससे नापी जाएंगी, मुख्य अक्ष से नापी जाएंगी। अब देखिए बेटा, आगे देखिए, ये चीज देखिए। अगला देखिए, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर, दर्पण, जैसे दर्पण है, कोई भी दर्पण है, चाहे आप ये दर्पण ले लीजिए चाहे आप ये दर्पण ले लीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ये वाला टॉपिक है, ये आपका न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ठीक है। अभी आपको देखो, मैंने आपको समझाया था ना कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे, और देखिए न्यूमेरिकल को जो बच्चा टॉपर होगा, जो बच्चा टॉपर होगा ना, देखो थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताया, थ्योरी हर बच्चा करेगा, चाहे रट के करे, चाहे किसी तरह से करे, चाहे कैसे भी करे। बट टॉपर होता है ना, टॉपर जो बाकी बच्चों से अलग होता है, वो क्या करता है, कुछ डिफरेंट करता है। जो बच्चे सब करते हैं वो तो करेगा, बट वो चीजें भी करेगा जो बच्चे, जो टफ चीजों को बच्चे इग्नोर करते हैं। जैसे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, तो ठीक है, तो टॉपर होगा वो क्या करेगा, साथ थ्योरी तो पढ़ेगा, साथ साथ इन छोटी छोटी, देखिए, इन छोटी छोटी चीजों को देख के वो अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश भी करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है। ठीक है। और न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में, खासतौर पर बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स करवाते हैं। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपके न्यूमेरिकल होते हैं। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। बट आपके जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे आपको मैं ये सारे पॉइंट्स को इनसे समझाती हूँ। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर, देखिए दर्पण का ध्रुव है ना, के दाईं ओर, अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां हमेशा कैसी होंगी, यहाँ से,
यहाँ पे जितनी दूरियां होंगी वो सब कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। ये इधर वाली कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, अब ये बाईं ओर की बात कर रहा है, अर्थात आपतित किरणों को विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां कैसी होंगी, इधर से होगी ऋणात्मक, यहाँ से होगी तो ये भी ऋणात्मक होगी। ठीक है। देखिए आगे देखिए, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के वस्तु की ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। देखिए जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये ऊपर क्या होगी, मैंने आपको बताया था ना कल, वस्तु की लंबाई, नीचे प्रतिबिंब की लंबाई। जो ऊपर वाली होंगी वो धनात्मक होंगी और नीचे वाली क्या होंगी, आपकी ऋणात्मक होंगी। ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, नोटिस कीजिएगा। देखिए ये आपको एग्जाम में या टेस्ट में हेल्प करेगा, ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है बेटा, उत्तल दर्पण की, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा। यदि अब देखिए, अब एक आपका पास क्वेश्चन आता है, देखिए यदि 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण से एक बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। ठीक है। देखिए हमको क्या दिया है, बिंब की दूरी दी है, यानी कि बिंब यानी कि क्या होता है हमारा वस्तु, वस्तु को हम क्या लेते हैं, वस्तु को हम यू लेते हैं। यू कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के लिए यू कैसा होगा आपका, माइनस, जैसे मैंने अभी आपको बताया उत्तल है ना, उत्तल के लिए यहाँ पे पढ़ रही है तो ये माइनस होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, आर कितना दिया है आपको, आर हमें दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे देखिए, हमें निकालनी है इसकी स्थिति, हमें प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वी। देखिए यू होती है आपकी वस्तु की स्थिति, और ये तो आपको पता है ये त्रिज्या होती है, और वी क्या होती है हमारी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। हमें वी निकालना है। अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, u हमें दिया है, v हमें निकालना है, बट हमें f चाहिए, लेकिन हमें f की जगह r दे रखा है। हमने एक सूत्र पढ़ा था, f इक्वल टू क्या होता है, r/2, यानी कि r कितना दिया हमें, 60/2, यानी कि 30 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, ये आगे देखिए 1/f, f की जगह आप 30 लिख दीजिए, इक्वल टू 1/v को हम ऐसे लिखेंगे, और u क्या है हमारे पास, -10। ठीक है। अब ये इसको हम इधर ले जाएंगे, ये माइनस का है और इधर इक्वल के बराबर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है। ये 4/30 भी, अब 1/v इक्वल टू 4/30 आ रहा है हमारे पास, इसे हम काटेंगे 2/15 आएगा, तो v कितना हो जाएगा, 15/2। ठीक है। v कितना हो जाएगा हमारा, 15/2। अब इसमें मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आप इसे सॉल्व करें, इसका आएगा आंसर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको उत्तल दर्पण दे दिया था, ये नहीं बोला था कि वस्तु की दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक है या क्या है। ठीक है। तो हमें इसको खुद से डिराइव करना पड़ा, इसे हमें खुद से समझना पड़ा। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बेसिक टर्म समझने हैं। देखिए जैसे ही उत्तल दर्पण है ना, ये उत्तल दर्पण से समझा, उत्तल दर्पण की वस्तु की देखो, उत्तल दर्पण हमने यहाँ पे ये बनाया था, ये देखिए बनाया था, आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से किरण आएगी तो ये क्या होगी, माइनस में आएगा। ठीक है। और इधर वाली दाईं तरफ वाली धनात्मक होंगी, वो चीज हमने देखी बेटा यहाँ पे यूज किया है। देखिए हमें क्या किया था, u दिया था, r दिया था, और v हमें निकालना था। ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो हमें r दिया था, तो हमें f और r का रिलेशन पता था, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या होती है, त्रिज्या बटा 2। ठीक है। तो उससे हमने त्रिज्या f निकाल दिया, और वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लगा दी। देखिए इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको आप अच्छे से देखिए बेटा, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप ये कर सकते हैं। और बेटा देखिए जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए तो आपका भी फर्ज बनता है, जब टीचर आपके लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी आई थिंक टीचर से
बच्चों को टीचर अप्रिशिएट करते हैं, वैसे टीचर को बच्चों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना, तो वही चीज़ बोली जाती है। वैसे उसी तरह से आपको भी हमें करना है, ठीक है, उसी तरह आपका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारा गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन निकालना है हमें। गोलीय दर्पण द्वारा क्या निकालना है, अब हमें आवर्धन निकालना है। देखिए गोलीय दर्पण के, देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है। इसे स्मॉल m से दिखाया जाता है, ठीक है। यदि देखिए यदि वस्तु की लंबाई h0, o यहाँ पे देखो h तो लंबाई के लिए हाइट आ गया, o यानी कि ऑब्जेक्ट लिया है। बच्चे सोचेंगे ना h0 लिया, ओ h0 लिया, क्या h0 नहीं है, ho है बेटा, और o मैंने ऑब्जेक्ट मैंने क्या हुआ आपका वस्तु। ऐसे प्रतिबिंब की लंबाई h हमारा हाइट है, i क्या हमारे इमेज है, यानी कि इमेज हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए सूत्र देखिए, m इक्वल टू क्या हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई h अपॉन वस्तु की लंबाई, यानी कि HI अपॉन H0। इसको दूरी के फॉर्म में एक फॉर्मूला इसका दूरी का भी है। देखिए आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है, माइनस प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। देखिए उसका जस्ट अपोजिट होता है। वैसे सिंपल आवर्धन में क्या होता है, देखिए सिंपल आवर्धन में क्या होता था, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात था ना, बट दूरी के फॉर्म में क्या हो गया, देखिए उल्टा चला गया, प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी हो गया, माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, माइनस v अपॉन यू। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये वाला चीज देखिए, ये फॉर्मूले को आप लोग हल्के में मत लेना। ये जो फॉर्मूले, वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट जो ऐसे फॉर्मूले बोले जा रहे हैं ना आपको, तो आप इनको थोड़ा सा सीरियसली जरा लेना, इनको जरा अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब देखिए ये इनसे भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ये स्टार लगा लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए आवर्धन अगर m इक्वल टू 1 है, यानी कि आवर्धन आपको m दिया है, एक दे रखा है, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार में क्या रिश्ता होगा, देखिए m इक्वल टू 1 दिया है, तो प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या होगा, वस्तु का आकार, ठीक है। और m इज ग्रेटर देन 1 होगा तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, और जब 1 इज ग्रेटर देन m दिया है, तो यानी कि वस्तु का आकार बड़ा होगा प्रतिबिंब के आकार से। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, ये देखिए आपको बोला गया आवर्धन का चिन्ह, यदि आवर्धन का चिन्ह यहाँ दिया है, प्रतिबिंब दिया है, यदि देखिए आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक आ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और यदि धनात्मक दिया है तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, ठीक है बेटा। देखिए बेटा इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा सीरियसली लेके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, फॉर्मूले भी काफ़ी सारे हैं। कुछ अभी तो ये आपका दर्पण का सूत्र आया है, अभी आपका लेंस भी आने वाला है। फिर दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में रिलेशन भी पूछा जाता है, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के हर एक फॉर्मूले को, हर एक सीरीज को जो आपको दिए जा रहे हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उनकी स्थिति बनाना, आकार बनाना, जैसे जो आपको लास्ट वीडियो में समझाया गया था, और जो अभी आपको आवर्धन के बारे में बताया गया है, ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आते हैं और हर साल आते हैं और आगे भी आएंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे देखिए, ये आगे देखिए आपसे पूछा जा सकता है दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है। देखिए दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है, दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जाती है। पहला दर्पण को स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब देख के, यानी कि प्रतिबिंब को देखकर हमें पता चल जाएगा कि दर्पण कैसा है, ठीक है। अगला हमारा आता है प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने देखिए पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा देखिए प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, फिर हमने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम, ठीक है। कितने नियम हैं, दो नियम हैं, और दो नियम में कैसे कैसे सेटिस्फाइड होते हैं, कैसे डायग्राम बनेगा, मैंने आपको सब बता दिया बहुत ईजी तरीके से। उसके बाद आपके आए दर्पण, ठीक है बेटा। दर्पणों में हमने क्या पढ़ा, दर्पणों के प्रकार पढ़े, उनके उपयोग पढ़े, किसका किसमें उपयोग होता है, और दर्पणों द्वारा वस्तु की जो प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी स्थिति, आकार, पोजीशन, से सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको बहुत ईजी से हमने एक एक दो दो पैनल में पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप ये देखेंगे ना, ये देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको क्या है ना, छोटी छोटी डेफिनेशन मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करती हैं। और जो आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति बताया गया, वो हर साल आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो इसको हल्के में आप मत लीजिएगा, इनकी आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को मैं बार बार बोलती हूँ, एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा से इस वीडियो के बना करके हाथ से नोट्स बनाइएगा। जितना ज़्यादा आप लोग नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अब आगे देखिए, अभी हमने परावर्तन पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन, ठीक है। देखिए परावर्तन, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन।
प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए प्रकाश, देखिए हमने प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ा था, देखिए ये देखिए बेटा, इधर देखिए प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था, ये से एक जगह थी, सतह थी, यहाँ पे प्रकाश किरण पड़ी, इससे टकराई, आगे चली गई, यहाँ पे हमने विलंब डाला, ये था हमारा परावर्तन। अब जो अपवर्तन आता है, ये देखिए जब अपवर्तन आता है ना, अपवर्तन में क्या होता है बेटा, अपवर्तन में ये सतह है, प्रकाश किरण यहाँ से घुसी, यहाँ पे गई, एक माध्यम है तो दूसरी माध्यम में या तो ऐसे हो जाएगी या फिर इधर को हो जाएगी, ठीक है। ये अभिलंब से ये अभिलंब होगा, अभिलंब इसमें भी जाएगा, बट इसमें क्या होता है, प्रकाश देखो परावर्तन में क्या होता है, टकराकर उसी माध्यम में आगे की ओर चलती है, लेकिन अपवर्तन में माध्यम ही चेंज हो जाता है। आप माध्यम देखिए, ये ऊपर से नीचे आ गई, ये ऊपर से नीचे आ गई है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए जैसे प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, कि क्यों होता है प्रकाश का अपवर्तन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। जैसे प्रकाश की चाल वायु में अलग है, कांच में अलग है, पानी में अलग है, हर चीज की बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सब में अलग अलग है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए अब इसमें क्या आते हैं, हमारे प्रकाश के अपवर्तन में हमारे दो केसेस आते हैं, ठीक है बेटा, हमारे कितने केसेस आते हैं, दो केसेस आते हैं। जैसे उसमें दो नियम थे, इसमें ऐसे ही दो केसेस हैं हमारे, ठीक है। पहला केस देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होती है, ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होती है, तो देखिए तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये तो कई रटने वाले बच्चे तो इसे रट लेंगे, बट समझने वाले बच्चे सोचेंगे कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम दो अलग अलग माध्यम है। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम, देखो विरल माध्यम को याद करने की ट्रिक, व से विरल और व से वायु, ठीक है। देखिए बेटा, व से विरल और व से वायु और स से सघन, सघन है ना, सघन के बाद सघन में क्या हो सकता है, कांच भी हो सकता है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए आप एक को याद करोगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए व से विरल व से वायु, ठीक है, आप ऐसे याद कीजिए। जब प्रकाश किरण वायु से सघन में या कांच में संचरित होती है, जाती है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो ये क्या होगी, अभिलंब के थोड़ा सा देखिए नजदीक है, वरना यहाँ से गई सीधे इधर को आगे को आ जाती, बट इधर को नहीं गई या इधर को नहीं गई, ये क्या है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई, ठीक है। तो ये पहला केस है। इस केस में क्या होता है, एंगल आई यानी कि आपतित किरण आपकी क्या होगी, आपतन कोण आपका बड़ा होगा किससे, अपवर्तन कोण से, ठीक है। आप आगे देखिए, अब यहाँ पे बताया भी क्या है कि आई क्या है आपका, आपतन कोण है, और एंगल आर क्या है आपका, अपवर्तन कोण है। अब देखिए इसको देखिए अच्छे से, अब मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा, व से वायु व से विरल, जब वायु से सघन में माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक है, अभिलंब की तरफ को झुकी है। सेकंड केस क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। देखिए जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, देखिए स से सघन यानी कि कांच या किसी भी माध्यम से जाएगी, किसी में भी चली जाएगी वो, ठीक है, से विरल माध्यम में संचरित होती है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। देखिए ये ना अभिलंब के नजदीक पास आने की कोशिश नहीं कर रही, अभिलंब से दूर को जा रही है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा आपका, ये वाला आर, इसमें आपका आपतन कोण, अपवर्तन कोण सॉरी क्या होगा आपका, बड़ा होगा किससे, आपतन कोण से। इसमें यानी कि एंगल आई इज स्मॉलर देन टू क्या होगी, आर, यानी कि आर इज ग्रेटर टू आई, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे हमारा ये देखिए टॉपिक आता है, ये है हमारा अपवर्तन का कारण, ठीक है, अपवर्तन होता किस लिए है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए हमें पता है ना प्रकाश की चाल क्या होती है, अभी आपको पता है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से या तो दूर हटती है या फिर अभिलंब के पास हो जाती है, अर्थात इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब देखिए बेटा, आपको मैंने बताया है कि परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। अब हम कल की आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें परावर्तन और अपवर्तन के नियमों में अंतर क्या होता है, क्योंकि इनमें अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही आपने देखा होगा ना, चैप्टर का नाम ही क्या था, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, समझिए, और एक चीज का ध्यान कीजिए, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन में दो नियम हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन में भी क्या है, हमारे पास दो केसेस हैं। एक जब प्रकाश वायु विरल माध्यम से सघन में जाता है, दूसरा क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए इन वीडियोस को मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देखिए
इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, पूरा डिटेल दीजिए, बीच में स्किप मत कीजिए कि कई बच्चे क्या करते हैं फटाफट स्पीड में करते। देखिए अभी आपकी स्टार्टिंग है, जब आप लोग को इसकी हैबिट हो जाएगी, चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो आप फटाफट बाद में आगे इसकी स्पीड बढ़ा के भी आप इसको देख सकते हो। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि 10th क्लास में बेटा, 10th क्लास की साइंस और 9th क्लास की में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख रहे हैं अभी तक जितनी आप साइंस पढ़ते आए हैं, ठीक है। और दूसरा, आप लोग रिस्क नहीं ले सकते, आपके बोर्ड है। अब आप लोगों ने लास्ट ईयर से देख लिया है कि पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। एग्जाम टॉपिक वही पूछेगा, सब कुछ वही पूछेगा, बुक से पूछेगा, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा, तो बच्चे वहीं घूम जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, अभी आप लोग इनकी अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाइए, वीडियोस को अच्छे से देखिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है। और एक और चीज का ध्यान रखिए, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपके लिए और कुछ स्पेशल, कुछ नई सरप्राइजेस लाऊंगी 10th और 12th क्लासेस के लिए, ठीक है। खाली 10th 12th के लिए तो क्योंकि एक्चुअली उनका बोर्ड है तो उन पे वो कर रही हूँ, बट 9th और 11th के लिए भी कुछ सरप्राइजेस मैं लाऊंगी। लेकिन पहले आप अपना डिटेल में सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करना भी जरूरी है। देखिए लास्ट टाइम क्या होता है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट देखते हैं, ये शॉट देखते हैं, उसमें क्या होता है, आपको एक या दो टॉपिक बड़े बड़े दिख जाते हैं, बट जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो एग्जाम में पूछने वाली चीजें होती हैं, वो छोटी छोटी चीजें आप स्किप कर जाते हैं, ठीक है। वन शॉट तब काम आता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको चीजें अच्छी से चीजें समझ में आ चुकी हैं, वो चीज बात की है। पहले आप लोग अपना टाइम से अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, डिटेल नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए आप वन शॉट के भरोसे किसी भी उसमें नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वन शॉट के भरोसे आप नहीं रहेंगे तो आपको, आप ही के लिए नुकसान है देखिए उसमें, क्योंकि देखिए वन शॉट में वो बच्चे कर सकते हैं जिनको चैप्टर डिटेल में आता है, ठीक है। तो इसीलिए इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।